नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और साथियों हम चर्चा कर रहे थे मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकारों का हमारा चैप्टर चल रहा है और उसके बारे में मूल अधिकारों के फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे और हमने मूल अधिकारों की चर्चा की। मूल अधिकारों के बाद में मित्रों हमने अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो रिटे जारी करती है मूल अधिकारों के हनन के खिलाफ, तो उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की। और फ्रेंड्स, आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे मूल अधिकारों की आलोचनाओं के बारे में। यानी आज हम फंडामेंटल राइट्स का जो है क्रिटिसिज्म करेंगे, आलोचनाएं हम इनकी करेंगे कि क्यों मूल अधिकार जो है सही नहीं है या गलत है या इसमें कौन सी कमियां रह गई, उन सभी के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी का जो बटन है उस पर ऑल पर आपको क्लिक करना है ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आज की वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। क्लियर है? और मित्रों, जितने भी नए व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वे पहले जितने भी मूल अधिकारों के मैंने पार्ट्स डाले हैं उन सभी को आप ज़रूर से देखिए। मित्रों, पूरी भारत की राज्य व्यवस्था का इंडियन पॉलिटी जो आती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर आता है मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का, जो कि भाग 3 में हम इसको गिनते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 में हम मूल अधिकारों की चर्चा भी करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं और आलोचनाएँ हम मूल अधिकारों की कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि आलोचक जो थे उन आलोचकों ने मूल अधिकारों की आखिर किन आधारों पर और कौन कौन सी आलोचनाएं की है। तो क्या कहता है संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों की व्यापक और विस्तृत आलोचनाएं भी हुई है, जो इस प्रकार है। यानी भाग 3 में आपको पता है मूल अधिकारों की हम चर्चा करते हैं, लेकिन ये कहता है कि मूल अधिकार दिए तो हैं हमने संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को, लेकिन इनकी विस्तृत और बड़े स्तर पर आलोचनाएं भी आलोचकों ने की है। तो देखिए, पहली आलोचना की हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आलोचना है। क्या कहता है? व्यापक सीमाएं। क्या कहता है कि आलोचक कहते हैं एक तरफ तो संविधान हमें क्या कर रहा है, आलोचक जो आलोचनाएं कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक कर रहे हैं कि एक तरफ तो हमने क्या किया, एक तरफ तो संविधान ने हमारे को मूल अधिकार दे दिए और दूसरी तरफ हमसे ये छीन भी लेता है। कैसे? जब मूल अधिकारों की विशेषताओं की हम चर्चा करते हैं तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये असीमित हैं, यानी राज्य इन पर युक्तायुक्त प्रतिबंध भी लगा सकता है। और इस बात की भी मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है आर्टिकल 352 के तहत, जिसमें बाह्य आपातकाल लगता है, यानी अगर कोई विदेशी देश भारत पर आक्रमण कर दे तो उस समय स्वतंत्रता के अधिकार में जो अनुच्छेद 19 के तहत हमारे जो 6 मूल अधिकार होते हैं, कौन कौन से? वाक एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति, ये 6 जो अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत, ये सारे अधिकार 6 जो अधिकार हैं हमारे निलंबित कर दिए जाते हैं। तो इसका मतलब एक तरफ तो हमारे को मूल अधिकार दिए हैं, दूसरी तरफ हमसे ये छीन भी लिए गए हैं। तो इस कारण इसकी सीमाएं बताई जा रही है, इसकी कमियां बताई जा रही है कि भैया आपने क्या मतलब निकाला, आपने दे तो दिए अधिकार लेकिन आप हमसे छीन भी तो रहे हो। क्लियर? तो ये आई होप कि आपको पहली आलोचना अच्छी प्रकार से समझ आई है। दूसरी आलोचना की फ्रेंड्स अब हम चर्चा करते हैं। दूसरी आलोचना ये कहते हैं कि कोई सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार नहीं है, यानी मूल अधिकार हमको हमारे को जो दिए तो उन अधिकारों में ऐसा कोई भी हमारे को राइट या ऐसा कोई भी राइट्स अधिकार हमें नहीं दिया गया जिसमें कि कोई सामाजिक अधिकार हो या इकोनॉमिक राइट हमारे को मिला हो। तो देखिए क्या कहता है, ये सूची व्यापक नहीं है, यानी आलोचक कह रहे हैं कि मूल अधिकारों की सूची पूर्ण ही नहीं है, यानी इसमें और भी अधिकार होने चाहिए थे। कहते हैं इसमें मुख्यतया राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख है, यानी राजनीति से संबंधित जितने भी अधिकार हैं, यानी एक तरह से पॉलिटिकल राइट्स हैं जिनका हमारे संविधान के मूल अधिकारों में उल्लेख है। आलोचक आलोचनाएं कर रहे हैं और आगे कहते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि कौन से ऐसे अधिकार हैं जो हमारे को मिलने चाहिए थे सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के रूप में। तो कहता है कि सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, यानी हमारी सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, ये अधिकार हमारे को फंडामेंटल FR के रूप में मिलना चाहिए था। कहता है कि रोजगार का अधिकार भी हमारे को मिलना चाहिए था, कि एम्प्लॉयमेंट का जो राइट है प्रत्येक व्यक्ति को ये मिलना चाहिए था कि उसको रोजगार मिले। तीसरा कहता है कि काम का अधिकार भी उसको मिले। और चौथा विश्राम और सुविधा का अधिकार, यानी
विश्राम और सुविधाएं भी उसको मिलनी चाहिए थी। तो ये अधिकार कुछ ऐसे अधिकार थे, सामाजिक और आर्थिक अधिकार, जो कि मूल अधिकारों की सूची में शामिल नहीं है और इनको शामिल करना चाहिए था। कौन कह रहे हैं? कह रहे हैं आलोचक, आलोचनाएं करने वाले। क्लियर? तो यहाँ तक दूसरी आलोचना हमने चर्चा की। आई होप कि ये आलोचना भी आपको अच्छी प्रकार से समझ आई है। नेक्स्ट आलोचना की मित्रों चर्चा करें। कहता है स्पष्टता का अभाव। क्या? स्पष्टता का अभाव। अब स्पष्टता, ऐसी कौन सी स्पष्टताएं हमारे मूल अधिकारों में नहीं है? कहता है इनकी व्याख्या अस्पष्ट और अनिश्चित है। यानी मूल अधिकार जो दिए हैं ना, वो स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। यानी एक आम व्यक्ति है, उसके समझने में दिक्कत करते हैं। यानी एक जटिल ये अधिकार है, उसको समझ में नहीं आते। कहते हैं कई अभिव्यक्तियां एवं शब्द जैसे लोक व्यवस्था, अल्पसंख्यक, उचित प्रतिबंध, सार्वजनिक हित इत्यादि की सही व्याख्या नहीं की गई है। यानी और क्या कहता है? ये कह रहा है कि मित्रों जैसे लोक व्यवस्था, पब्लिक मैनेजमेंट हो गया, या अल्पसंख्यक माइनॉरिटी हो गया, उचित प्रतिबंध, यानी राज्य जो हमने चर्चा की, कितने के राज्य युक्तायुक्त उचित प्रतिबंध लगा सकता है। तो उन उचित प्रतिबंध कौन से होते हैं? यानी आखिर उचित प्रतिबंध कौन से हैं, उनकी कोई विशेष और स्पष्ट परिभाषा नहीं दी। सार्वजनिक हित की भी परिभाषा नहीं दी। और अल्पसंख्यक के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि संविधान में अल्पसंख्यक, अस्पृश्यता और मार्शल लॉ, इन तीनों शब्दों को परिभाषित संविधान में नहीं किया गया है। तो ये कहना चाह रहा है कि स्पष्टता का अभाव, यानी स्पष्ट नहीं है, इन शब्दों की स्पष्ट व्याख्या हमारे संविधान में मूल अधिकारों में करनी चाहिए थी, ताकि एक आम आदमी को भी ये समझने में आसानी होती है। यानी अतः कहते हैं एक आम आदमी के समझने के लिए काफ़ी जटिल हैं। यानी जो हमारे मूल अधिकार हैं वे काफ़ी जटिल हैं। क्लियर? तो तीसरी आलोचना हमने की। बहुत ही मित्रों इंपॉर्टेंट ये आलोचनाएं हैं और डायरेक्ट यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती है। चौथी आलोचना कहते हैं कि स्थायित्व का अभाव, यानी स्थायी नहीं है। एक विशेषता की मैंने आपके साथ जब विशेषताओं की चर्चा की, तब भी एक विशेषता में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये स्थायी नहीं है, यानी राज्य इन पर युक्तायुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। तो इस बात की भी चर्चा की थी मैंने। कहता है ये अलंघनीय है और अपरिवर्तनीय नहीं है, जैसे कि संसद इनमें कटौती कर सकती है या समाप्त कर सकती है। क्लियर? उदाहरण के लिए संपत्ति के अधिकार को 1978 में हमारे से समाप्त कर दिया। यानी सीधा सा बात यह कह रहा है कि अलंघनीय है, यानी इनको लांघा नहीं जा सकता, इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। क्लियर? ये अपरिवर्तनीय है। संसद चाहेगी तो इनमें कटौती कर सकती है, चाहेगी तो समाप्त भी कर सकती है। और इसी का फायदा तो उठाया था संसद ने 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से, जब संपत्ति के अधिकार को एफआर की श्रेणी से छीन करके अनुच्छेद 300 कै में इसको शामिल किया। तो इसी का मित्रों संसद ने फायदा उठाया था। यानी स्थायित्व का अभाव है मूल अधिकारों में। मूल अधिकार हमारी स्थायी नहीं है। राज्य अगर चाहेगा तो इनमें कटौती और समाप्त भी कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट आलोचना की मित्रों चर्चा करें तो क्या कहता है? आपातकाल के दौरान स्थगन। और इसकी मैंने आपके साथ शुरुआत में चर्चा भी की थी कि आपातकाल के दौरान हमारे 19 में जो 6 मूल अधिकार होते हैं, वो हमारे 6 अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल में, बाह्य आपातकाल की स्थिति के दौरान। तो उसी संदर्भ में यहाँ पे बात आ रही है। कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय इनके क्रियान्वयन का स्थगन इन अधिकारों पर एक प्रतिबंध है। यानी कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल में जो हमारे मूल अधिकार है वो क्रियान्वित नहीं होते, यानी इनका स्थगन हो जाता है, यानी ये स्थगित हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। तो ये भी इन पर एक प्रतिबंध है। इसी कारण से तो कह रहे हैं कि ये स्थायी नहीं है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अनुच्छेद 20 और 21 में जो अधिकार हैं वो हमेशा हमारे बने रहते हैं, चाहे कोई सी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। यानी 20 में अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण और 21 में प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया है हमने, ये दोनों अधिकार प्रत्येक स्थिति में हमारे बने रहते हैं। आगे कहते हैं आलोचकों के अनुसार मूल अधिकारों को हमेशा रहना चाहिए चाहे आपातकाल हो या सामान्य स्थिति। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आलोचक ये कहते हैं कि मूल अधिकार जो है ना मित्रों, ये हमेशा रहते, यानी कोई सी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए हमारे मूल अधिकार बने रहते। यानी जैसे मैंने बताया ना कि राष्ट्रीय आपातकाल में 19 के जो अधिकार है, वाक एवं व्यक्ति सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति, ये जो 6 अधिकार हैं, ये भी हमारे मूल अधिकार जो हैं वो आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते। यानी प्रत्येक स्थिति में हमारे ये अधिकार बने रहते। कौन कह रहे हैं? आलोचक ये कह रहे हैं कि चाहे कोई सी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाती, हमारे मूल अधिकार हमेशा बने रहते, यानी परमानेंटली ये अधिकार होते, चाहे आपातकाली क्यों ना हो या सामान्य स्थिति। क्लियर? आई होप कि आपको ये आलोचनाएं क्लियरली समझ में आ रही है। अब मित्रों नेक्स्ट आलोचना देखो क्या कहता है। कहता है निवारक निरोध, यानी
निवारक निरोध जो अनुच्छेद 22 में मैंने आपके साथ चर्चा की थी ना, कि अगर कोई व्यक्ति राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य की एकता और अखंडता के लिए खतरा साबित होने वाला है, तो सरकार और जो पुलिस प्रशासन है वो उस व्यक्ति को शक के आधार पर, एक संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है और 3 महीने तक उसको बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार करके रख सकती है। इसको हमने क्या कहा था? निवारक निरोध नजरबंदी। कहते हैं आलोचकों का मत है निवारक निरोध का उपबंध मूल अधिकारों की मुख्य भावना से इसे दूर करता है। यह राज्य को मनमानी शक्ति प्रदान करती है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नकारती है। यानी आलोचक ये कह रहे हैं कि आपने ये कहा कि शक के आधार पर, यानी शक के बिना पर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेंगे, तो इसका मतलब तो ये होगा राज्य मनमानी कर रहा है। और मैंने आपको ये बताया कि 3 महीने तक उसको आप गिरफ्तार करके रख सकते हैं बिना किसी कारण बताए, यानी राज्य यहाँ पे मनमानी कर रहा है। और व्यक्तिगत जो कि उसकी स्वतंत्रता, यानी जो हमने उसको स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया है अनुच्छेद 19 के माध्यम से, तो वे सभी उसके हनन हो रहे हैं। तो ये भी एक आलोचना है, आलोचक यहाँ पे कर रहे हैं कि निवारक निरोध जो नजरबंदी आपने की है अनुच्छेद 22 के माध्यम से, तो ये व्यक्ति के मूल अधिकार जो हैं उनका हनन है, राज्य यहाँ पे मनमानी कर रहा है। क्लियर? और मैं मित्रों नेक्स्ट आलोचना और अंतिम आलोचना जो आलोचकों ने की है वो देखो क्या की है। आलोचक कहते हैं कि न्यायपालिका को क्या महंगा उपचार, अंतिम आलोचना है, कहते हैं महंगा उपचार है। यानी मूल अधिकारों का जब हनन होता है तो व्यक्ति एक आसान तरीके से मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने में सक्षम नहीं हो पाता। कहता है न्यायपालिका को इन अधिकारों की रक्षा एवं विधानमंडल एवं कार्यपालिका द्वारा इस पर हस्तक्षेप के विरुद्ध जिम्मेदार बनाया है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया आम आदमी के लिए काफ़ी खर्चीली है, यानी महंगी है। कह रहा है कि अधिकारों की रक्षा और विधानमंडल व कार्यपालिका को हमने क्या किया है? जिम्मेदार बनाया है। किसके लिए? अधिकारों की सुरक्षा के लिए। किसको? न्यायपालिका को और विधानमंडल को और कार्यपालिका को, कि आप जो क्या करेंगे, लोगों की जो मूल अधिकार है उनकी आप रक्षा करेंगे। लेकिन ये कहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया जो होती है, ठीक है, जुडिशियल जो प्रोसेस होती है वो आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए काफ़ी महंगी होती है, काफ़ी खर्चीली होती है, बहुत पैसा इसमें लगता है। इसलिए आलोचक ये कहते हैं कि भारतीय समाज में अधिकतर सुविधा मूलतः किसके लिए है? धनाढ्य लोगों के लिए, यानी जो अमीर लोग हैं, जो धन दान से संपन्न व्यक्ति हैं, वही व्यक्ति मित्रों मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय में जाकर के मूल अधिकारों के हनन के खिलाफ अनुच्छेद 32 और 226 के माध्यम से क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा रिटें जारी करवा सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमने चर्चा की मूल अधिकारों की, जो आलोचकों ने आलोचनाएं की है, ठीक है, उन आलोचनाओं के बारे में आज हमने डिटेल से चर्चा की। अब फ्रेंड्स हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे मूल अधिकारों के महत्व के बारे में। किसके बारे में? मूल अधिकारों के महत्व के बारे में मित्रों चर्चा हम स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए आखिर क्या ऐसी ज़रूरत थी कि संविधान निर्माताओं को हमारे देश के संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करना पड़ा, और इनका जो सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस जो है, उसकी अब हम डिटेल रूप से चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखो क्या कहता है कि आखिर क्यों महत्वपूर्ण है मूल अधिकार। पहला कहता है ये देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं। कौन सी व्यवस्था? जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी जो है मित्रों, उस डेमोक्रेसी को मूल अधिकार हमारे देश में स्थापित करते हैं। क्योंकि विभिन्न अधिकारों के माध्यम से, मूल अधिकारों में जब हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर लें तो उसमें भी हमने विभिन्न प्रकार के अधिकार जो दिए हैं, उन अधिकारों के माध्यम से मूल अधिकार हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं। इसलिए मूल अधिकारों का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा महत्व, ये व्यक्ति की भौतिक और नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो अनुच्छेद 21 में मैंने आपसे चर्चा की कि व्यक्ति को प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी अपनी शारीरिक सुरक्षा, अपने प्राणों की सुरक्षा करने का व्यक्ति को अधिकार है। और नैतिक सुरक्षा की मित्रों हमने चर्चा की थी जब हमने मूल अधिकारों की चर्चा की कि आप किसी भी व्यवसाय को अपना तो सकते हैं, लेकिन आप एक अनैतिक काम नहीं कर सकते। यानी नैतिक सुरक्षा व्यक्ति की ये उत्पन्न करते हैं। तो ये दूसरी जो महत्व मूल अधिकारों का था वो हमने चर्चा किया। तीसरा महत्व की बात करें, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक है। बिल्कुल सही बात है। एक व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, जो पर्सनल फ्रीडम होती है, उसकी ये रक्षा करते हैं। कौन? मूल अधिकार।
क्योंकि जब हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 में, तो जब हम अनुच्छेद 19 में 6 मूल अधिकारों की चर्चा करते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति, ठीक है, तो उसी में ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यक्ति की आ जाती है। इस कारण से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षक हो जाते हैं। चौथा महत्वपूर्ण बात जो इसका महत्व है मूल अधिकारों का, कहता है ये सरकार के शासन की पूर्णता पर नियंत्रण करते हैं। यानी बेशक हमने संसद को शक्ति तो दी है कि आप मूल अधिकारों में कटौती कर सकती हो, लेकिन अगर उस शक्ति का उपयोग करके संसद ने कोई गलत कटौती की है या गलत कोई कानून लेकर के आ गई मूल अधिकारों में, मूल अधिकारों को अगर उन्होंने गलत तरीके से संशोधित कर दिया जो कि संविधान का मूल ढांचा है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो जुडिशरी जो है हमारी न्यायपालिका है उसको असंवैधानिक घोषित कर देगी। इस कारण से सरकार के शासन की पूर्णता पर नियंत्रण भी ये करते हैं। यानी सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। क्लियर। नेक्स्ट जो महत्व है वो है ये व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखने सुनिश्चित करते हैं, यानी व्यक्ति की गरिमा ये बनाए रखते हैं, जो कि अनुच्छेद 21 में हम बात भी करते हैं कि प्राण और देह की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने की एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी हमने मूल अधिकारों के रूप में दिया है। क्लियर। नेक्स्ट जो महत्व ये देश में विधि के शासन की स्थापना करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 14 में तो मैंने आपके साथ इसकी चर्चा की थी कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यानी कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो। विधियों का समान संरक्षण यानी अमीर हो चाहे गरीब, उन दोनों को एक ही कानून से सुरक्षा प्रदान हम करेंगे, यानी कानून का ही हमारे देश में शासन चलेगा। विधि के शासन की स्थापना ये करते हैं। नेक्स्ट महत्व हम चर्चा करें, कहता है ये अल्पसंख्यकों और समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो समाज की मुख्य धारा में शामिल अभी तक नहीं हुए, कमज़ोर वर्ग हैं, कटे हुए वर्ग हैं, पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनके हित, उनका जो इंटरेस्ट है उसकी भी ये रक्षा करते हैं। और अनुच्छेद 29 और 30 के माध्यम से जब मैंने आपके साथ चर्चा की तो मैंने आपको बताया था कि अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि और उनको अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। साथ ही साथ मित्रों उनको अपनी शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार भी मैंने आपको बताया था 29 और 30 के माध्यम से। और समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं, उन समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए मित्रों राज्य अलग से उपबंध कर सकता है, यानी अलग से उनके लिए प्रोविजन कर सकता है। अनुच्छेद 15 में इस बात की हम चर्चा भी करते हैं कि समाज के कमज़ोर वर्ग है उनको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए अलग से मित्रों राज्य जो है विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। और मित्रों जो आरक्षण जो प्रदान हमारे देश में किया गया था आर्टिकल 15 के माध्यम से ही वो किया गया। साथ ही मित्रों जो महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण हम देते हैं विधानसभा में 33% जो आरक्षण है वो भी मित्रों अनुच्छेद 15 का उपयोग करके ही किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट महत्व की मित्रों चर्चा करें तो वो है भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को भी बल प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? जो सेकुलरिज्म की जो छवि है इंडिया की, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष छवि जो है उसको ये बल प्रदान करते हैं। यानी जब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से हमने जब संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा तो हमने ये जता दिया कि भैया हमारा देश अब ऑफिशियली यानी आधिकारिक रूप से हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष हो गया। हम सभी धर्मों को समान भाव से देखेंगे, यानी सर्वधर्म समभाव की जो बात हम करते हैं उसकी जो छवि है, वो जो इमेज हमारी देश की बनी हुई है धर्मनिरपेक्षता की, उस इमेज को ये और भी बल प्रदान करते हैं, यानी उसको और भी ये बल प्रदान कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं मूल अधिकार। नेक्स्ट महत्व है ये सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की आधारशिला रखते हैं। बिल्कुल सही बात है कि सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं कि सभी लोगों को समान अधिकार हम देंगे। समानता के अधिकार में हम चर्चा भी करते हैं और विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण की जब हम बात करते हैं तो उसमें सामाजिक न्याय तो हो गया कि सभी को एक ही कानून के माध्यम से हम अवसर प्रदान करेंगे, साथ ही एक ही कानून के द्वारा उनकी सुरक्षा करेंगे। और अंतिम जो मित्रों मूल अधिकारों का महत्व है वह है ये लोगों को राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने का अवसर भी प्रदान करते हैं। यानी राजनीतिक अधिकार भी हमने मूल अधिकारों के माध्यम से दिया गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमने दिया। हमने संघ बनाने का भी अधिकार दिया कि आप अगर कोई यूनियन बनाना चाहते हैं, सहकारी समितियां, संगठन आप बनाना चाहते हैं, क्लब बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो मित्रों आज ये जो हमने चर्चा की वो की किस किस के बारे में। एक तो हमने बात की मूल अधिकारों के महत्व के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान रखना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो मूल अधिकारों में यहाँ से जरूर से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है, क्योंकि अक्सर एस्पायरेंट, अक्सर जो व्यक्ति होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो मूल अधिकार याद तो कर लेते हैं कि उसका महत्व नहीं समझते कि आखिर मूल अधिकार का महत्व क्या है। तो मूल अधिकार का महत्व, सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस जो है, वो भी आपको मूल अधिकारों की जाननी चाहिए। तो ये मूल अधिकारों की महत्व के बारे में हमने पहले चर्चा की। फिर हमने मूल अधिकारों के आलोचनाओं के बारे में चर्चा की मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी महत्व से ज़्यादा तो मित्रों आलोचनाएं मूल अधिकारों की इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये मूल अधिकारों की आलोचनाओं के बारे में भी आज हमने चर्चा की। आज का लेक्चर मित्रों आज हम यहीं स्टॉप रखते हैं। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। जरूर से मित्रों वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करना है। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी का जो बटन है उसके ऑल पर आपको क्लिक करना है, ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अंतिम हमारा ये लेक्चर होगा मूल अधिकारों का आने वाला। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।